वेलकम बैक नाज़रीन। वही से सिलसिला जोड़ते हैं जहाँ पे ख़त्म किया था। काजी अहमद अकबर साहब, अब पाकिस्तान का एक रोल हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। बीच में दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई, अब दोबारा एक सालसी का रोल चल रहा है। पाकिस्तान अब आपके ख्याल में कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान को क्या फ़ैसला करना चाहिए? अगर सऊदी अरब भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान को क्या जंप इन करना चाहिए इस जंग में या ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए? पानी राज साहब, देखें इसमें मेरा पहले भी तर्जिया ये था और वक्त के साथ वो काफ़ी हद तक बात सही भी साबित हो गई कि बेसिकली जो जिन की जान है वो तोते में है और तोता जो है वो इजराइल है, जिन जो है वो अमेरिका है। जब तक इजराइल नहीं चाहेगा ये जंग नहीं खत्म हो सकती। चाहे सालसी जो मर्जी ऐड कर ले, पाकिस्तान अपना जोर लगा ले, सऊदी अपना जोर लगा ले, लेकिन जब तक अब इजराइल का इंटरेस्ट क्या है? इजराइल का इंटरेस्ट ये है कि मिडिल ईस्ट में किसी ना किसी हवाले से केओस रहना चाहिए। अब जब अमेरिका ईरान पे हमला करता है तो ईरान की पहुंच अमेरिका तक तो नहीं होती, वो उसके बेसिस पे कतर और उसके जो साथ के जो हैं उन पे हमला कर देता है बेसिस पे। तो यकीनन होता क्या है कि एक मुसलमान मुल्क एक और मुसलमान मुल्क के ऊपर बमबारी करते हुए इस जंग का खुलासा यही निकलता है आखिर में, और अमेरिका और इजराइल जो है वो अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जब तक इजराइल वाला इशू सेटल नहीं होगा, अब सवाल तो ये पैदा होता है कि इजराइल वाला इशू कैसे सेटल होगा। तो जितना मेरा थोड़ा बहुत एज ए स्टूडेंट तज्जिया है, मुझे नहीं लगता कि इजराइल कभी भी ये चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में अमन हो, और इजराइल हमेशा अमेरिका को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करता रहेगा और ये मसला चलता रहेगा। यहां पे ये कहना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ईरान ने जो गिवन सर्कमस्टेंसेस थे, जो उनके पास वो कहते हैं ना, जो उनके घर पे हथियार मौजूद था, उसके साथ वो नंगी तलवारों के साथ निकल कर आए और अपनी गैरत के लिए लड़े। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उन्होंने अपने मुल्क को बचाने के लिए या अपने किसी और मजीद उसकी सरहदों को बढ़ाने के लिए, उन्होंने अपनी गैरत के लिए जो है वो एक ऐसा स्टैंड लिया है कि पूरी दुनिया उस पर हैरान है, शशदर है कि ये हो क्या गया। बिकॉज अमेरिका इटसेल्फ वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ईरान के पास इतना एम्यूनेशन निकल आएगा। देन अमेरिका वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उसमें रशिया और चाइना क्या रोल प्ले कर रहे होंगे। बट एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान ने एक अच्छा किरदार अदा किया है सालसी में, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आगे भी जहां जहां जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान अपना रोल प्ले करेगा। बरगेन साहब, जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, इस्लामी मुमालिक हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान ने चलो सालसी के हद तक बड़ा रोल प्ले किया। सवाल ये है कि ईरान अकेला अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। अमेरिका इतने मील दूर से आके $40 बिलियन उसने झोंक दिया और वो इजराइल की सर्वाइवल के लिए, इजराइल की सालमियत की जंग लड़ रहा है। और इजराइल 40 साल से पूरी तैयारी करके एक ऐसे प्रेसिडेंट की तलाश में था जो उनको मिल गया, एक बेवकूफ़ किस्म का सदर जो आके इस जंग का हिस्सा बन गया। 100 साल से अब इसराइल भी तैयारी करके बैठा है। ग्रेटर इसराइल का एक अपना प्लान है, वो आपके और मेरे कहने पे तो ज़ाहिर उसको ख़त्म नहीं करेगा। सवाल ये है कि हम क्या ईरान के ख़ात्मे या ईरान के कमज़ोर होने या ईरान के सरेंडर करने का बाकी मुस्लिम उम्मा इंतज़ार कर रही है? ये मुस्लिम उम्मा का जो कंसेप्ट था वो किधर गया? मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट तो बड़ा हद तक कमजोर हो गया, इन द सेंस के जिस तरह के मुस्लिम उम्मा को उठ के इसराइल का मुकाबला करना चाहिए था मिलिटरीली, वो उन्होंने नहीं किया। वो लेता है हम तो ईरान के अंदर ईरान के कसूर निकाल रहे हैं ना, उसके अंदर ही कीड़े तलाश कर रहे हैं कि वो ऐसे नहीं ऐसे करता, ऐसे नहीं ऐसे करता। अगर वो ईरान ना भी करता तो क्या ट्रंप उसको माफ कर देता? क्या इजराइल का जो एजेंडा था वो खत्म हो जाता? नहीं जी नहीं, देखिए इसराइल अमेरिका का ज्वाइंट एजेंडा है कि ईरान को डीन्यूक्लियराइज करना है। जो भी उसकी कैपेबिलिटीज हैं जिधर तक पहुंची है उनको बिल्कुल खत्म करना है। और पिछले 12-14 दिन में आपने देखा है कि बड़े भरपूर तरीके से अमेरिका ने जो उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है, लेकिन खासकर उनके कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर भी उन्होंने बॉम्बिंग की है। एक बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट है। तो लिहाजा ये उन दोनों का ज्वाइंट ऑब्जेक्टिव है कि ईरान को किसी तरह उठने नहीं देना। वो अलग बात है कि जनाब अमेरिका का भी आज या कल की जो खबर है कि अमेरिका 30 ईयर्स के लिए एक बहुत बड़ा मुआहदा करने जा रहा है ऑन द लाइंस कि सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर
जो अपना टेक्नोलॉजी है इन द सेंस के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए वो सऊदी अरेबिया की मदद करना चाहता है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि पहले हमेशा ये सुनते थे कि कभी वो किसी मुसलमान मुल्क को बर्दाश्त नहीं करेंगे, खासकर गल्फ में, कि वो न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश करे, लेकिन ये बड़ी कंफर्म खबर आ रही है। अच्छा ब्रिगेड साहब, आपने देखिए इंपॉर्टेंट बात ये जी, मेरी इंपॉर्टेंट ये बात सुन ले, पाकिस्तान अभी पिछले 2 दिनों में जो बड़ी 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो रॉयटर्स की इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान अमेरिका से $10 अरब की एक सपोर्ट फैसिलिटी जो है वो ले रहा है अपने रिजर्व को बूस्ट अप करने के लिए, और साथ ही रात सऊदी अरेबिया के हवाले से हमने चंद दिन पहले उनको रिक्वेस्ट की है, ये बात भी चल रही है, $6.7 बिलियन की ऑयल की फैसिलिटी अगले चंद सालों के लिए। ब्रिगेडियर साहब, असी कोई यकीन नहीं जे करना, अस तो सुन के $1 बिलियन थक गए जे। फरूकी साहब नहीं जे मन रहे, साढ़े कोल बैठे जे, वो कहते जब तक पाकिस्तान में कोई डॉलर आएंगे नहीं, हमें यकीन नहीं आ रहा। अभी तो हमने इतने डॉलर कैलकुलेट कर लिए हैं, अब तक जो कैलकुलेशन है ना उसके मुताबिक $500-600 बिलियन पाकिस्तान आ चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली $2 भी नहीं है। मैं बात आपकी मानता हूँ। देखें, हमारी माजी के तजुर्बात ये थे अफगान जिहाद से और वॉर ऑन टेरर पे कि हमने किसी की जंग में, किसी और की जंग में शामिल नहीं होना। अगर हम किसी और की जंग में शामिल होंगे तो हमारा नुकसान जो है हो सकता है। अच्छा ब्रिगेड साहब, थोड़ा सा हम जरा हमसाया मुल्क के ऊपर भी थोड़ी बात कर लें आपसे, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे बिल्कुल ही हिटलर से भी आगे निकल गए हैं, अपोजिशन को भी रगड़ दिया है। इंतखाब सदी की जो उनकी सोच है अपनी जगह है, जो कश्मीर के अंदर उन्होंने किया वो आपके सामने है, और अब कॉकरोच पार्टी की जो यूथ है सारी एजेंसी को मार मार के उन्होंने बरकस निकाल दी है। तो ये नरेंद्र मोदी साहब किस रास्ते पे चल पड़े हैं? देखें जी, नरेंद्र मोदी बुचर ऑफ गुजरात, बुचर ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, मुसलमानों का दुश्मन, और आरएसएस और बीजेपी का आप समझे जिन्होंने एक डिक्टेटर पुट अप किया, अपना डेमोक्रेटिक डिक्टेटर सॉर्ट ऑफ अ पर्सन इन इंडिया। यहाँ पे बात हुई थी कि अगर मूडी कहता है कि अगर आप मूडी हमारा पानी रोकेगा तो हम उसकी सांस बंद कर देंगे। मैं कहता हूँ अल्लाह की शान देखें कैसे उसके अपने बंदों ने लाखों की तादाद में यंग लोग, जनरेशन Z, इमर्जिंग जनरेशन, स्टूडेंट्स, यूथ, वो बाहर निकले। उन्होंने न्यू दिल्ली को पैरालाइज कर दिया, पूरे मुल्क में मूवमेंट स्प्रेड हो गई और मूडी को कि अपने सर्वाइवल जो है वो खतरे में। अच्छा, उसकी घर में, यानी घर में कैसे लोगों को मारा है। मैं समझता हूँ मूडी के वाकई सांस जो है बंद हो रही है, उसको घर की पड़ गई है। फरूकी साहब उन्हें कहा जी कि असी तो कैसी सांस बंद कर देंगे, लेकिन वो कारची मसला हो गया, असी तो सानू नहीं लोड़ बंद कर दे। तो आप क्या समझ रहे हैं कि मोदी ये क्या कर रहा है, यानी बाई हुक एंड क्रोक हर सूरत में इक़्तिदार में रहना चाहता है? देखिए जी, एक बात तो यह है कि हिंदुस्तानी मुआशरा जो है ना, उसमें मोदी की फाशिस्ट पॉलिसियाँ अपनी जगह पे, लेकिन वहाँ सियासत जिंदा है अभी तक, और लोगों में इतना शऊर है कि वो एहतजाज के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। हमने वहाँ सिर्फ यही नहीं है कि ये जिसको काकरोच जनता पार्टी कहते हैं, तंजन वो कहते हैं वैसे तो, उसके कारकुन नहीं है सड़कों पर, कांग्रेस भी आ गई, किसान भी वहाँ सड़कों पर हैं, और वहाँ पे जर्नलिस्ट है, वहाँ पे फनकार है, सारे वो एहतजाज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वहाँ मोदी का जो किरदार है इस वक्त का, वो स्टेट के लिए तो पता नहीं एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन अवाम के लिए बहरहाल एक्सेप्टेबल नहीं रहा। और वहाँ जो कांग्रेस है उसकी तो सियासी लड़ाई हो सकती है, और सियासी लड़ाई इसलिए कि उसको जवाल का सामना है, उसको शिकस्तें हुई हैं इलेक्शन में, लेकिन अवाम जो है उन्होंने मोदी से शिकस्त वहाँ तस्लीम नहीं की। आप देखें जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के जो मुजाहरे हुए थे कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, उनमें जो जिस तरह की स्ट्रगल वहाँ पे हुई, वो कई मुल्कों के लिए एक तरह की वो एक बन गई, मशाल राह बन गई, और उन्होंने बाकायदा तौर पर मोदी की जो फाशिस्ट पॉलिसी थी उसके खिलाफ आए वो। इसी तरह कश्मीर में हालात ये हैं, साउथ में हालात ये हैं। साउथ में इलेक्शन जीतने के बावजूद वहाँ मोदी हुकूमत ने जो रवैया इख्तियार किया, वहाँ पे उसने मुसलमानों के खिलाफ बिलखसूस कार्रवाई वो कर रहे हैं। अगरचे उन्होंने कहा ये बांग्लादेश से आए लोग हैं, पर बेसिकली टारगेट क्या है, मुसलमान। तो अगला जो हमें यही नज़र आता है, मुख्तसर सिर्फ ये बता दूं कि मोदी का जो टारगेट हिंदुस्तान पूरे में है वो मुसलमान है, और मुसलमानों को वो मारेंगे और फिर कमज़ोर कुव्वतों को। अब ये तो खुदा का एक करना ऐसा हुआ ना कि वो करनी ऐसे कि वो वहाँ पे जो स्टूडेंट निकले, वो जो काकरोच पार्टी जिसको कहते हैं, वो लोग निकले निज़ाम तालीम के ख़िलाफ़
कि जी पेपर लीक हुए और उन्होंने वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा कर और दिया। अब वो पर political अब जो agenda तहरीक बन रही है वो तहरीक अवाम की तहरीक वहाँ पे बन रही है। नहीं, अब तो वो उसकी कुर्सी छोड़ने की मांग भी कर रहे हैं, बिल्कुल, और बहुत सारे बिल्कुल। मुतालबात आरफ चौधरी साहब उनके सामने आ गए हैं। तो आपके ख्याल में आरफ चौधरी साहब, नरेंद्र मोदी एक फाशिस्ट नज़रियात का हामिल है, जिस तरह का नैरेटिव उसने दिया है, एक लिबरल और एक डेमोक्रेटिक और सबसे बड़ी जमहूरियत का जो दावा था इंडिया का, वो कहाँ चला गया? इसमें शशि थरूर की किताब मैंने पढ़ी थी, जिसमें उसने बड़ा क्लियरली बड़ी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये लिखा था कि ये किस तरह इंडिया जो कि प्लूरलिस्टिक सोसाइटी थी वो मोनोलिस्टिक कैसी हुई और मोनोलिथिक कैसे हुई, और वो एक सेकुलर सोसाइटी जो थी वो मजहबी रियासत में कैसे और मजहबी इंतहाप पसंदी उसने कैसे कबूल की। तो इस तरह के छोटे छोटे किरदार जो हैं उनको सिर्फ इसी बुनियाद पर ताकत और इख्तियार मिलता है जब वो लोगों के तासुबात के साथ खेलते हैं और नफरतें जो हैं उनको बोते हैं और नफरतों के बीज काटते हैं। अब मामला ये है कि मुझे बहुत खुशी होती कि आज जो तो हम देख रहे हैं, वाकई ऐसा वक्त भी आएगा और आ चुका है कि नरेंद्र मोदी जो है अल्टीमेटली ही हैज टू नाउ लूज एंड ही हैज टू गो। उसकी वजह यह है कि लोग भी तंग आ चुके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फाशिस्ट उसके एक्शंस हुए हैं और हर जगह उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं बाकी अक़लियतों के साथ भी उसका रवैया जो है वो इंतहाई गैर इंसानी है और उसे एब्सोल्युटली यानी इनटॉलरेबल है। लेकिन अब एक चीज जो मैं समझता हूं कि जो हमें भी सोचने वाली बात है कि जब हम मोदी के बारे में बात करते हैं, कश्मीर के में होने वाले जुल्म के बारे में बात करते हैं, तो कभी हमें भी ये सोचना चाहिए कि काश हम भी अपने घर में इतना मामला जरूर कर लेते कि किसी को बात कहते हुए हमें खुशी होती और हम बड़े फख्र से ये कहते कि देखो हमारे यहाँ तो ये जमहूरियत है और ये जमहूरियत का ऑप्शन जो है उसके साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हम तो लोगों को एहतजाज का हक भी देते हैं और लोगों को हम सड़कों पे भी आने के लिए मौका देते हैं। हम गला नहीं घूंटते, हम लोगों की सांस नहीं दबाते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे, और ये तवज्जो ना देना जो है यकीनन एक ऐसी मुजरमाना बेहिसी है कि जिसके नुकसानात दुनिया ने आज तक देखे और हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। और हमारा इस तरह खामोश रहना, ये मैं समझता हूं कि मोदी हो या हमारे अपने यहाँ ये सूरत हाल हो, हमें उसका जरूर ख्याल करना चाहिए। मोदी को हमें कंडेम करना चाहिए। आरिफ चौधरी साहब, बिल्कुल आरिफ चौधरी साहब, जो बात आपने कही है इसको इजाज़त दे तो आगे बढ़ाते हुए कि वहाँ पे कॉकरोच पार्टी का एहतजाज इतना खौफनाक, लेकिन इसके बावजूद किसी के घर को नहीं तोड़ा गया अभी तक, किसी की माँ बहन को पकड़ा नहीं गया, उनके ऊपर उस तरह की FIR दर्ज नहीं हुई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। काजी अहमद अकबर साहब, आप कैसे देख रहे हैं जी, इंडिया के अंदर कई रियासतों के अंदर एहतजाज की एक कैफियत है, बांग्लादेश की सूरत हाल पहले आप लोग देख चुके, वहाँ पे मोदी के खिलाफ जो मुजाहरे हैं वो एक बगावत की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इंडिया के अंदर स्टेट विद इन स्टेट कई तरह के कोई ग्रुप्स सामने आ गए? इफ्तिकार भाई, जब आप पहले बात कर रहे थे ना कि मोदी ने किस तरीके से ऑपोजिशन को अपनी कुचल दिया है, किस तरीके से वहां पे प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो है वो जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं और किस तरीके से कश्मीर में वो मामलों को मिस हैंडल कर रहे हैं, तो वो जब आप ये सारी बातें बता रहे थे तो मुझे इस तरह लग रहा था कुछ लम्हों के लिए कि शायद आप पाकिस्तान की भी यही बात कर रहे हैं। आइडिया पाकिस्तान में भी कुछ हालात तो कुछ पाकिस्तान में भी ऐसे ही हैं, कोई तरह मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन साहब आइडिया नहीं थी ले वैसे जी, आइडिया इधर से ले सर। हाँ, लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि I think the idea of Narendra Modi has also reached its last chapter now, and now it's heading towards its closure. तो मुझे ये लगता है कि अब वो कहानी खत्म होने जा रही है, और जब एक आइडिया जो होता है उस पर जब लोगों की बस हो चुकी हो तो फिर यकीनन उस पर रिजेंटमेंट आनी शुरू हो जाती है। और जनरली मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में या इंडिया में, ये जनरली आप दुनिया में देखते हैं कि फिर जो स्टेट्स होती हैं वो पावर का एक नाजायज इस्तेमाल शुरू कर देती हैं। वो जो नाजायज इस्तेमाल होता है वो बेसिकली इस चीज का इंडिया दे रहा होता है कि गेम ओवर हो रही है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि ये नरेंद्र मोदी का आइडिया जो है वो खत्म होने जा रहा है।
इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स अ चेंज, और फॉर नाउ जितनी इनको अपने घर में पड़ी रहेगी उससे अच्छा ये होगा कि जो पाकिस्तान के पानी बंद करने की बात है, यह एक बड़ा सीरियस इशू है। जो चिनाब के ऊपर उनके 5 डैम अंडर कंस्ट्रक्शन है, बल्कि उस दिन में एक रिपोर्ट पढ़ा था कि 2 तो ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीशन को जा लगे हैं। तो मतलब आई थिंक इन चीजों से उनका कुछ ध्यान हटेगा और अपने अंदर के मसाइल में पड़े रहेंगे, तो पाकिस्तान की तरफ से उनकी नजर। बिल्कुल सही। राजा साहब, आप तो मोदी के जुल्म को कश्मीरी बड़ी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं और फेस कर रहे हैं, और आपके अपने ही साथी, अपने अजीज़, अपने ही भाई मकबूजा कश्मीर में भी हैं और आज़ाद कश्मीर में भी हैं, और आप पाकिस्तान की आवाज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो आपको कैसे लग रहा है कि मोदी ने ये सारा जो जुल्म सितम शुरू किया है और जो तहरीक उसके खिलाफ स्टार्ट हुई है, इसका अंजाम क्या निकलेगा? इसका अंजाम जी, जैसे हमारे भाई ने बोला है, वो बड़ा एंटी है जी। वो खास तौर पे मुसलमानों का तो नाम सुन के उसको बुखार हो जाता है। वो यहाँ भी जहाँ तक उसका हाथ पड़ता है, जो बड़ी मल्टीपल कंपनी है उनको भी उसकी यही एडवाइस होती है कि जिधर मुसलमान का नाम आए वहाँ फौरन डिलीट कर दें। तो अल्लाह की लाठी बड़ी मेहरबान है, वो इंशाल्लाह ताला जल्दी उसका एंड होने वाला है। कश्मीर में भी उसका बड़ा हाथ है, बड़ा जुल्म करवा रहा है। अगर हमारी ये आर्मी पावर ना होती तो पता नहीं हमारे साथ वो वहाँ पे क्या कुछ करवा देता। उसमें भी उसका हाथ है, और हर जगह पे जहाँ हमारे मुसलमानों का नाम आता है और उसको एकदम ऐसी बीमारी लगती है कि मैं आपको क्या बताऊं। उसकी ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि मैं पर्सनली तौर पे उन्हीं के बंदों के से सुनता हूँ। सिर्फ मुसलमानों के साथ भी नहीं, वो दूसरी और जो हमारे सरदार लोग हैं उनके साथ भी बड़ी ज्यादती है। वो बहुत करता है, वो एंटी है। हमारी तो दुआ है कि वो इंडिया से जितना जल्दी हो सके दफा हो जाए। जहाँ तक इंडिया की अवाम का तल्लुक है, वहाँ की अवाम हमें फिर भी पसंद करती है। मिलता हूँ, मैं रोज मिलता हूँ, हिंदुओं को मिलता हूँ, पटेलों को मिलता हूँ, सरदारों को मिलता हूँ, वो हमें लव करते हैं। लेकिन ये इतनी सख्ती करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही इख्तिताम करते हैं। कल इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।